अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा यूसुफ। आयशा, आप ठीक होंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूं। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर शो। आज का दिन जो है, आज का दिन नहीं बल्कि कल एक ऐसी खबर आई जिसने हम कह सकते हैं कि जो मीडिया था उसको हिलाकर रख दिया। कोई नई खबर नहीं थी, लेकिन लगता था कि कुछ ऐसा हो सकता है। मुफ्ती अब्दुल कवी की बात कर रही हूँ मैं। क्या हुआ उनके साथ? वो जब भी आते हैं वो कोई धमाका ही करते हैं, और लेकिन इस मर्तबा तो उनके साथ बुरा हो गया ना। हाँ, उनके साथ बुरा हुआ। धमाका अरीम शाह ने कर दिया। कुछ समझ नहीं आई क्यों मारा थप्पड़ आखिर, क्योंकि उससे पहले हम देख रहे हैं कि जो टिकटॉक वीडियोस थी उसमें वो एक दूसरे के साथ लगता है कि कंपनी भी एक दूसरे की एंजॉय करें। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ पड़ गया? इस पर हमने आज बात करनी है। बिल्कुल, इस पर डिटेल से बात करेंगे। और अपोजिशन का एहतजाज, फॉरेन फंडिंग केस है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना। आज बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। अपोजिशन भी पूरी तैयारी के साथ आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। बहुत हैपनिंग होने वाला है आज का भी खदशा हो सकता है। लेकिन हम बात करें ना हुकूमत की, तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वो किसी को नहीं रोकेंगे। उन्होंने फ्री हैंड दे दिया। कोई कंटेनर्स नहीं लग रहे हैं कि अगर मदरसे के बच्चे आए तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं किसी को। छोड़ेंगे इस सेंस में नहीं कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कोई फेंटा तो लगने नहीं लगा उन लोगों को। इसके अलावा हम बात करेंगे, उन्होंने कहा कि हलवा भी देंगे आप। अब हलवा कौन सा होगा? सर्दियां हैं तो गाजर का हलवा हो तो ज्यादा बेहतर है। का जरा और बेहतर होता है अगर आप खाएंगे। आप खाने की बात पे आप शुरू हो जाते हैं। हमने कोरोना की भी आज बात करनी है और वॉल ऑफ होप कराची का एक पेंटर है, उससे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। मेहरबानी तो आयशा हमने सुना था वॉल ऑफ होप नई दीवारें उम्मीद हम कह सकते हैं। इसकी भी ये है, क्या कहानी है, इस पे हम बात करेंगे। तो आगाज करते हैं जी अपने पहले टॉपिक से, और वो ये है सवाल कि फॉरेन फंडिंग केस आखिर क्यों लटकाया हुआ है, फैसला क्यों नहीं करते। पीडीएम ये सवाल उठा रही है और इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से पीडीएम को एहतजाज की खुली छुट्टी दे दी गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को कहा है, तंबीह की है कि शौक से आए भाई, लेकिन बच्चों को साथ लेकर ना। बिल्कुल, मदरसे की ये वो वाले बच्चे तो नहीं है कि अगर हम सिनेमा या कुछ इस तरह की दुकानें होती हैं वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं कि आप आए, लेकिन बच्चे जो हैं उनका आना ममनू है। चलो बहरहाल ये मदरसे के बच्चे मदरसे के हैं। और शेख रशीद ने ये कह दिया कि एहतजाज में नजर आए तो खैर नहीं होगी। और किसी ने कानून हाथ में लिया। याद आ गई अपनी अम्मी याद आ गई है। बचपन में हम कोई गलत काम करते थे तो कहते थे कि अगर ये किया ना तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। बस अब देखते हैं कि शेख रशीद आपकी मदर की तरह करते हैं या उनको बच्चों को कुछ नरमी बरतते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है, वाज़े अल्फाज में कहा कि कानून हाथ में लिया तो कोई ये ना कहे कि कानून ने किस तरह उन्हें हाथ में लिया। तो शेख रशीद से बेहतर जो है वो अल्फाज के साथ खेलना, और मतलब उन्होंने दोनों तरफ बात कर दी है कि हम कुछ कहेंगे भी नहीं, आपको हम हलवा भी खिलाएंगे। दूसरे एंड पे ये भी कह दिया कि अगर मदरसे के बच्चे नजर आए, अगर आपने कानून हाथ में लिया। और मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रेंथ जो है ना, वो इन्हीं को कहा जाता है कि वो ये मदरसे में जो उनके तलबा सारे पढ़ते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा क्राउड। तो शेख रशीद ने अच्छा यहाँ पर ये कहा है कि आपके पीछे आवाम नहीं निकल रही, क्योंकि शेख रशीद अल्फाज से खेलते हैं। आपके पीछे हमारे जो पाकिस्तानी हैं, आम आवाम है, वो नहीं आती। आप सिर्फ मदरसे के बच्चों के जोर पे जलसा करते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी वो अच्छा खेल गए हैं। अच्छा खेल गए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ जो मुआहदा किया गया है उसके मुताबिक पीडीएम को शाम 5 बजे तक एहतजाज खत्म करना होगा, जो कि नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ज़ारा काजी हमारे साथ मौजूद थी और वो सुबह हमें अपडेट कर रही थी कि जिस तरह से इंतजामात नजर आ रहे हैं, लगता नहीं है कि शाम तक यहाँ पर प्रॉपर खिताबात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, रेंजर्स तैनात कर दी गई है और पीडीएम कायदीन मौलाना फजलुर रहमान के घर पे जमा हो गए हैं। और मौलाना ने कायदीन के एजाज में जोहराना दे रखा है, यानी कि वो लंच यहीं पर मौजूद होंगे और लंच के बाद ही यहाँ से निकलने का उनका इरादा है। बिल्कुल, रैली की सूरत में आपने जाना है, कंटेनर में आपने जाना है, तो 5 बजे तक वाला जो मामला है वो नहीं दिखाई दे रहा। और बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइश का है वहाँ से रैली की सूरत में निकलेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ भी मौजूद होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अपने नुमाइंदगान से हम इसके बाद बात करेंगे। शेख साहब, आज फिर पीडीएम जो है वो पावर शो करने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के सामने, और आपने खुली छुट्टी दे दी है, फ्री हैंड दे दिया। आए बिस्मिल्लाह, कानून को हाथ में न लें तो लगाएं नारे शारे। शेख साहब, आपने मदरसे के बच्चों का कहा है कि मदरसे के बच्चे अगर आए तो ये क्या मामला है? ये छोटे बच्चे जो हिफ्ज़ और नाद कर रहे हैं जी, ये छोटे बच्चों का हमने कहा है अगर वो साथरा आना चाहे तो कोई एतराफ नहीं है। पीडीएम तो कहती है कि आम आवाम निकलती है, आवाम हुकूमत से तंग है और पूरी आवाम बाहर निकलेगी हुकूमत के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि मदरसे के बच्चे लेकर निकलते हैं। ये शायद नहीं, मैंने ये कहा है कि मदरसे के बच्चे लेकर ना निकलें।
हमने मदरसे 561 मदरसे हैं इस्लामाबाद में जो अकोमोडेशन वाले हैं, वैसे 913 मदरसे हैं। सो जो बाकी हैं 561 के अलावा जिसमें बच्चे हिफ्स और सुबह आते हैं कुरान का पढ़ने के लिए, उनको हमने कहा है कि भाई वो इसमें हिस्सा ना लें, और जहाँ तक के कोई टीचर आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन 561 में सिर्फ 91 मदरसे रजिस्टर्ड हैं इस्लामाबाद में, बाकी सब अनरजिस्टर्ड हैं। सो फिर ये हमने कहा है जो आपके सामने अर्ज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शेख साहब, अगर मौलाना लेकर आते हैं, उनके साथ बच्चे आ जाते हैं इस तरह से मदरसों के, फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? फिर हम रजिस्टर करेंगे जी मदरसों, रजिस्टर करेंगे। ठीक है। और अगर वो आज शाम को लेकर आते हैं तो क्या कोई गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं? नहीं 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 नहीं, जब तक कानून को हाथ में नहीं लेंगे कानून हरकत में नहीं आएगा, और अगर कानून को हाथ में लेंगे फिर कड़ा कानून हरकत में आएगा। और सर कोई मुआहदा हुआ है कि 5 बजे तक एहतजाज को ख़त्म करना है ज़िला इंतज़ामिया के साथ? और क्योंकि 5 बजे तक ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा, अभी ज़ोहराना होगा, ज़ोहराने के बाद रैली निकाली जाएगी, कंटेनर पर वहाँ पर जाएंगे, तो कुछ इस तरह का मुआहदा है? सर जो निचली क़यादत से बातचीत की है इंतज़ामिया ने कि वो मगरिब की अजान पे ख़त्म कर देंगे, और अगर वो ईशा की अजान पे ख़त्म करना चाहते हैं ईशा की अजान पे ख़त्म कर लें, कोई मसला नहीं है। हम खुले दिल के लोग हैं और रेड जोन में इजाज़त दी है हमने। ठीक है। और शेख साहब आखिरी सवाल का जवाब दे दें, आप कह रहे हैं कि अगर मदरसे के बच्चों को लेकर आते हैं तो फिर मदरसों को रजिस्टर किया जाएगा, आप अब क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे मदरसों को? ये तो कहा गया था ना, इक़दाम किए गए थे तकरीबन 2 साल पहले कि तमाम मदरसे जो हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। वो थोड़ा टाइम देंगे, इन्हें थोड़ा टाइम देंगे। अभी उलमा से हम दीनी कुव्वतों से हम टकराव नहीं चाहते। हम सियासी लोगों से अगर हमारा सियासत में इख्तलाफ होता है और सियासी इख्तलाफ हो तो अलहदा बात है, हम मजहबी मदरसों का टकराव नहीं चाहते। ठीक, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जी खुली छुट्टी है, पीडीएम को आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जब तक कानून हाथ में नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब आराम से वो मगरिब तक चलना है, मगरिब तक करें, इशा तक करना है, आप इशा तक करें। और मतलब मुझे लगता है कि नेक्स्ट उन्होंने बात ये कहनी थी कि अगर आपने पूरी रात भी बैठना है तो आप बैठे, कोई मसला नहीं है। आपने फील्ड ओपन कर दी है और अब डिपेंड करता है पीडीएम के ऊपर कि वो इस फील्ड पे किस तरह खेलते हैं और अपनी फील्ड जो प्लेसमेंट है वो कैसे करते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बाबर अब्बासी तरनौल से हमारे साथ होंगे, असगर हयात इलेक्शन कमीशन के बाहर से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि इकरामुल्लाह जोया भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे। मुदस्सिर अली राना भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुदस्सिर, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप बताइएगा कि आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या तैयारियाँ की गई हैं आज के एहतजाज के हवाले से, जो पीडीएम आज एहतजाज करने जा रही है? जी मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कश्मीर चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ ये एक मेन और खसूसी अहमियत का हामिल चौक है, क्योंकि जो 3 रास्ते से पीडीएम कारकुनान आएंगे, बाराकाहू से, फैज़ाबाद से और रावल डैम चौक से, वो कारकुनान आकर यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर आगे इलेक्शन कमीशन की जानिब जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये है कि सिर्फ 11 जमातों का यहाँ पर एहतजाज है, लेकिन जो बैनर्स लगाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी 10 जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी शामिल है, लेकिन किसी जमात की जानिब से यहाँ पर कोई बैनर्स नहीं लगाए गए हैं। उनके लीडर्स के जो बैनर्स हैं वो यहाँ पर आवेज़ा नहीं है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बैनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो कोई भी सियासी जमात है उनके बैनर्स यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। इस सिलसिले में अभी तक जो बात हुई है या जो कारकुनान बता रहे हैं, हल्की हल्की रफ्तार में कारकुनान आना भी शुरू हो गए हैं और उनका यही कहना है कि जो राना सनाउल्लाह है वो तकरीबन 1 बजे रावल डैम चौक पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर कश्मीर चौक पर पहुँचेंगे, जहाँ पर जो तीनों तरफ से पीडीएम कारकुनान इकट्ठे हुए होंगे, यहाँ से इकट्ठे होकर वो आगे इलेक्शन कमीशन के जानिब जो है वो बढ़ेंगे। इस वक्त हम जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि यहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात की जा रही है, बैनर्स लगा दिए गए हैं और जो हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जाने थे वो कर लिए गए हैं, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं उनके अभी कारकुनान जमा होने शुरू नहीं हुए हैं और ना ही अभी तक यहाँ की जो लेकिन इंतजामिया की तैयारी जो है वो हमें पूरी तरह से नजर आ रही है कि चौकस होकर खड़े हुए हैं। साथ ही रहे मुदस्सिर असगर हयात, आप बताइए, इलेक्शन कमीशन के बाहर आप मौजूद हैं, कैसे इंतजामात आप यहाँ पर देख रहे हैं?
जी, इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जो पार्किंग है इसको खाली किया गया है। 5 सिक्योरिटी के जो हिसार हैं वो कायम किए गए हैं। रेंजर्स तैनात की गई है, पुलिस तैनात की गई है, लेडीज़ जो एहलकार हैं वो तैनात की गई हैं। इसके अलावा CTD के जवान हैं, स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। तो 5 जो सिक्योरिटी हिसार हैं ये कायम किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की इमारत के अंदर किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है, हत्ता कि साफियों को जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा रेंजर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के गेट पर तैनात हैं। एंटी रॉयट्स किट्स जो हैं रेंजर्स और पुलिस को जो है वो फराम कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने मौजूद है, तो तमाम जो दीगर इमारतें हैं, साथ वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की इमारत है, कॉमस्टेक की इमारत है, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो इमारत है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। रेंजर्स ने इन तमाम जो इमारतें हैं इनका कंट्रोल संभाला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर जो है वो बख्तर बंद गाड़ियाँ जो है वो पहुँचा दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर तमाम जो इक्विपमेंट है इलेक्शन कमीशन के जो आने वाले जो पैदल रास्ते हैं वहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और इनको तमाम जो पुलिस एहलकार हैं इनको तमाम जो इक्विपमेंट है, रेंजर्स हैं, लेडी पुलिस हैं, इनको तमाम इक्विपमेंट जो है वो दिया गया है। ठीक है, असगर साथ रहे। बाबर अब्बासी तरनौल के इलाके से हमारे साथ मौजूद है। बाबर, आप बताइएगा यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से गुजर होगा जो रैली है उसका भी, और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम है उसके हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 26 नंबर चुंगी पर जामिया मस्जिद अल रहमानिया के बाहर। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम और अंसारुल इस्लाम के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़ियादत में काफ़िला रवाना होगा, जबकि KPK से आने वाले तमाम काफ़िले यहाँ पर आके रुकेंगे और मौलाना गफूर हैदरी की क़ियादत में बरस्ता श्रीनगर हाईवे इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कारकुनान के लिए नाश्ते का एहतमाम भी किया गया है। बिरयानी से दूर दराज से आए हुए कारकुनान की तवाज़ा की जा रही है और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना था कि यहाँ से मौलाना गफूर हैदरी की क़ियादत में काफ़िला रवाना होगा और अभी कारकुनान नाश्ता कर रहे हैं। बाज़ कारकुनान दूर दराज से आए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं और जो ही ये नाश्ते का और रेस्ट का इंतज़ाम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद यहाँ से रैली की सूरत में कारकुनान मौलाना गफूर हैदरी की क़ियादत में रवाना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, असगर हयात और मुदस्सिर अली राना, आप तीनों नुमाइंदगान जुड़वा शेयर कर रहे थे कि PDM का जो एहतजाज है उस सिलसिले में पूरे शहर में और रावलपिंडी में भी क्या इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी की बात हो रही है तो वहाँ की मकामी क़यादत जो है उसने PDM कारकुनों के लिए ग्रैंड नाश्ते का एहतमाम किया है। बड़ा ही अच्छा जेस्चर है, मतलब जो इंतजामिया है उसने एहतमाम किया है। जो इनकी क़यादत है, जो मकामी की अपनी क़यादत है उनकी जानिब से किया गया। तो नाश्ते के बगैर तो आपको पता है कारकुनान से नारे भी नहीं उस तरह लगाए जाएंगे। मेरे से शो नहीं होता नाश्ते के बगैर। इकरामुल्लाह जोया से जान लेते हैं कि कैसे इंतजाम वहाँ पर देख रहे हैं और कारकुनों का जोश और जज्बा कैसा है। इकरामुल्लाह बताइएगा। बिल्कुल, रावलपिंडी के जो नून लीग के कारकुनान हैं उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता जो है वो इस वक्त लगा दिया गया है और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो नाश्ता जो है लगाया गया है यहाँ पर मकामी क़यादत की जानिब से लगाया गया है। इसके यहाँ पर जो कारकुनान हैं रावलपिंडी के जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और नाश्ता करने के बाद जो है अपने अगले सफ़र के लिए निकलेंगे और इलेक्शन कमीशन जाने से पहले जो पहला पड़ा हुआ होगा वो नवाज शरीफ पार्क में होगा। क्या नाश्ते में मेन्यू रखा गया है, यहाँ की जो क़यादत है उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कैसे नाश्ता करवाएंगे और क्या आपका आज का दिन की मसरूफियात होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये नाश्ता तो क्योंकि हमारे जो कारकुन हमारे पिंडी के जो यूथ के और हमारे मुस्लिम लीग नून के इनके साथ हमारा एक रिश्ता है और हम दिन रात इकट्ठे होते हैं, तो मेरा ये हक बनता था कि रात के बच्चे सुबह रात के लगे हुए हैं, वो अपने मामलात अपने बैनर्स पोस्टर्स लगा रहे हैं और हमें कुछ तकलीफ़ भी उसमें पेश आ रही हैं क्योंकि हमारे बैनर्स उतारे जा रहे थे। लेकिन अभी लड़के सारे सर्दी में इतनी ठंड में, तो हमने ये सोचा कि हमेशा क्योंकि सुबह इतना अर्ली 8 बजे सब 7:30 बजे लोग आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। हमने कहा कि यहाँ पे वैसे भी आपने नाश्ते में क्या मेन्यू रखा है? नाश्ते में हमने सिंपल नाश्ता है, जैसे पूड़ी छोले होते हैं, हलवा पूड़ी होता है, वो सारी चीज़ें हैं, आलू की भुजिया है, चने हैं, चिकन है, तो ये है कि चाय है।
तो हम चाहते हैं कि हम सीधा हम कोई आज घर नहीं है, हम रात से अपने इसी काम में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ये नाश्ता करके, क्योंकि दिन तक हमें वहाँ रुकना होगा, हम इंशाल्लाह अपनी क़यादत के साथ 2 बजे 3 बजे 4 बजे जितना भी टाइम ले होगा हम इंशाल्लाह। ठीक है, नाश्ते का एहतमाम किया गया है। करामुल्लाह जोइया वहाँ पर मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं कि कराम आप भी वहाँ पे नाश्ता कर रहे होंगे और आपने अपडेट किया, आपका बहुत आपने खाने देखे हैं नाश्ते में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी? वो नाम गिनवा दिए कि मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि जिन्होंने जाना भी नहीं होगा ना इस एहतजाज में, वो भी आगे नाश्ता यहाँ से जरूर करके जाएंगे। बाद में हलवा तो मिल ही जाएगा, मुंह मीठा करने के लिए शेख रशीद साहब ने कह दिया कि हलवा हम पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि ये भी साथ लेकर जाएंगे हलवा, ताकि जरूरत ही पेश आए, तो साथ लेकर जाएंगे। वैसे बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अब कुछ हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस जो है हमारे दरमियान मौजूद नहीं है या इस पर बात करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब कुछ होलनाक इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं इस वायरस से मुतालिक, और मुल्क के मुमताज़ साइंसदान हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी, उनकी तहकीक में ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस में अब तक 122 तब्दीलियां हो चुकी हैं। उमर, उन्होंने कहा कि वायरस इंतहाई तेज़ी से अपनी साख तब्दील कर रहा है। डॉक्टर इकबाल के मुताबिक वायरस की जो वेरिएशन है उसे मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है और वो मुसलसल इस पर नज़र रखे हुए हैं। और इसके लिए कोरोना वायरस के सैंपल्स कोयटा, लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों से ये जो उनके सैंपल्स हैं वो जमा किए गए और वायरस के साख में तब्दीलियों के हवाले से हमारे साथ डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं। डॉक्टर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आपकी तहकीक के मुताबिक कोरोना में अब तक 122 तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। ये तब्दीलियाँ किस किस्म की हैं और क्या वायरस की साख तब्दील हो रही है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ये जो आरएनए वायरस है और जब ये 2019 के आखिर में डिस्कवर हुआ था तो उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि स्लो म्यूटेटिंग है, यानी इसमें जो तब्दीली है वो बहुत स्लो होती है, मगर इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। और पूरी दुनिया में जहाँ जीनोमिक सर्वेलेंस पे काम हो रहा है, अब जीनोमिक सर्वेलेंस ये होता है कि आपके पास जो वायरस है उसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, और ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह का ख़तरा एग्जिस्ट करता है कि खुदा न खास्ता इस तरह के जो वायरसेस हैं वो कोई डेडली लीथल फॉर्म एक्वायर ना कर लें। तो इसलिए हमने जीनोमिक सर्वेलेंस का काम करना शुरू किया और हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि इस वायरस में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं और तकरीबन कोई 10 से 12 म्यूटेशंस हैं, तब्दीलियाँ हैं जो हर महीने इसमें हो रही हैं, और ये जो म्यूटेशन का रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो हमने 122 म्यूटेशंस देखी हैं वो मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक की जो सैम्पल्स हैं उनको एनालाइज़ किया गया। पूरे मुल्क से जो मुख्तलिफ़ जगह से वायरसेस के सैम्पल्स हैं वो लाए गए, और जो हमारी एक बड़ी फैसिलिटी है जमीर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक रिसर्च, उसमें एक काम मुस्तकिल बुनियाद पे जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वायरस इतनी तेज़ी से अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखता है तो सवाल ये भी फिर बनता है कि जो वैक्सीन अभी तक तैयार की गई हैं इस वायरस के ख़िलाफ़, क्या वो मौसर साबित होंगी? वैक्सीन्स हैं वो उस वक्त तक काम करती हैं अगर वायरस में तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा ना हो। अगर वायरस तब्दील हो के इस लेवल पे आ जाए कि एक नई स्ट्रेन या स्पीशीज़ बन जाए तो वैक्सीन अपनी इफादियत खो देती है। और ये WHO ने भी बताया है कि जो वैक्सीन्स हैं वो उनमें ये ख़तरा ये भी है कि इतनी मेहनत से जो वैक्सीन तैयार हुई हैं वो ग़ालिबन बहुत वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं होंगी और लोगों को नई वैक्सीन तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस पर कई जगह काम भी शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि ये साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रेन है और UK में स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन्स हैं। स्ट्रेन का मतलब ये है कि उनमें तब्दीली खासी हद तक हो चुकी है। उसमें इस वैक्सीन की इफादियत कुछ हद तक होगी मगर उतनी नहीं होगी जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर ये तब्दीलियाँ वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं और 2, 4, 5 महीने में तब्दीलियों की नौइयत इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ये भी मुमकिन है कि वैक्सीन अपनी इफादियत मुकम्मल तौर पर। डॉक्टर साहब, आमतौर पर वायरस का रवैया क्या होता है? क्या मामूल में भी ये अपने आप को म्यूटेट करता रहता है और दीगर वायरस और कोविड-19 की म्यूटेशन में कोई गैर मामूली फ़र्क देखा आपने? ये वायरस बिल्कुल आपने सही कहा कि म्यूटेट होते रहते हैं, तमाम वायरसेस म्यूटेट होते हैं, मगर कभी इंसानी तारीख़ में कोई ऐसा वायरस नहीं आया जिसने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर किया हो। तो ये जो म्यूटेशंस हैं वो म्यूटेशंस होती है अडॉप्टेबिलिटी कि ह्यूमन बॉडी में जाके वो किस तरह अडॉप्ट होता है। यहाँ आपके पास कोई तकरीबन 91 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 10 करोड़ के करीब लोग हो गए हैं जो कोविड-19
जिनको इन्फेक्ट कर चुका है नोन केसेस हैं, और गालिबन तादाद से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि टेस्ट तो बहुत कम ही है। दुनिया में कई ममालिक ऐसे जहाँ टेस्ट बहुत कम हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ करोड़ों लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ हो वहाँ म्यूटेशन जो है वो ज़्यादा होगी। दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि ये वायरस सरफेस पे बहुत वक्त तक ज़िंदा रहता है, वायबल रहता है। तो जब वो सरफेस पे रहता है, सतहों पे रहता है मुख्तलिफ, तो वो उसको इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, सूरज की रोशनी है, ऑक्सीजन है और दूसरे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं। तो जो इस वायरस में और दूसरे वायरस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वायरस की म्यूटेशंस इसलिए ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं और ये सरफेस पे बहुत देर तक रहता है। डॉक्टर साहब, आपने 122 तब्दीलियों की बात की है कि इस वायरस में ये तब्दीलियाँ हुई हैं, ये आपका ज़ाती मुशाहिदा है या फिर इसके क्लिनिकल शवाहिद भी मौजूद हैं? और ये भी बताएगा कि क्या ये तहकीक वैक्सीन की तैयारी में मावन साबित हो रही है? ज़ाती मुशाहिदा हमारा क्योंकि हमारे सेंटर ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोई 1,20,000 से ज़्यादा PCR टेस्ट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो हमारे पास न सिर्फ के कराची से बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से भी और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों से ये वायरस आया, और उसको हमने, जो हमारा जीनोम सेंटर है, जो सिर्फ अकेला जीनोम सेंटर है, जहाँ पे ओनली जीनोमिक सेंटर, जहाँ पे फुल जीनोम की सलाहियत है, तो वहाँ पे हमने ये रिसर्च कंप्लीट की है। और इसके साथ ही हमने एक काम जो किया वो ये किया कि ये भी देखें कि वायरसेस जो इस वक्त ऑनगोइंग है, जो इस वक्त चल रहा है, कि वो वायरसेस जिनके मुताल्लिक क्लिनिकल एविडेंसेस जिसे कहते हैं, वो ये है कि उससे अर्ली डेथ हो रही है या लॉन्ग इन्फेक्शन है, कोई 40 डेज़ तक लोग पॉजिटिव आते रहते हैं उन वायरसेस में, और जो आम तौर पे वायरस है जो कुछ वक्त के लिए मुतासिर करता है, क्या फ़र्क है। तो ये स्टडी ऑन गोइंग है, और ये भी इंशाल्लाह, क्योंकि आप ये जहन में रखिए कि कोई भी प्रिवेंशन और सर्वेलेंस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता बीमारी का जब तक कि जीनोमिक सर्वेलेंस ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब रेस शुरू हो चुकी है कि कैसे इस वायरस को कंटेन करना है और तमाम लोगों तक जो इसकी वैक्सीन है जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि जितना वक्त गुजरेगा इसकी म्यूटेशन जो है वायरस की वो बढ़ती रहेगी, साख तब्दील करता रहेगा, तो डेफिनेटली वैक्सीन भी असरअंदाज नहीं होगी। पाकिस्तान ने साइनोफार्म की इजाज़त दे दी है और उसका जो रिजल्ट्स हैं वो 79%, 79% तक उसके जो नताइज हैं वो हासिल हुए। पाकिस्तान ने उसके इमीडिएटली जो इसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। बहरहाल अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे एक और इंतहाई अहम टॉपिक है, सबसे अहम मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब के साथ कल क्या मामला पेश आया और उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और अब हमें बात करनी है उस खबर की जो कि आते साथ ही जंगल में आग की तरह फैल गई, टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। ऑफिस आते साथ ही हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा हुआ था। मैंने पूछा भाई क्या हुआ है, कहते कि आपने देखा नहीं कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ क्या हो गया। जी हाँ, हम बात करें टिकटॉक स्टार हरीम शाह के मुफ्ती कवी को थप्पड़ मारने की। हरीम शाह ने थप्पड़ क्यों मारा, सवाल अब ये है। मारना दुरुस्त था या गलत था, ये सवाल है। इस पर सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, हरीम शाह ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि मुफ्ती कवी ने उनसे नाजेबा बातें की, काफ़ी अरसे से उनकी घटिया गुफ्तगू बर्दाश्त कर रही थी। उनकी गुफ्तगू इतनी घटिया हो चुकी थी कि मेरा और मेरी दोस्त के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और हमने मुफ्ती कवी को थप्पड़ मार दी। बिल्कुल, और मुफ्ती कवी ये कहते हैं कि एक टीवी प्रोग्राम के लिए उन्हें और हरीम शाह को कराची बुलवाया गया था। वो होटल के कमरे में बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे कि हरीम शाह की सेक्रेटरी आयशा अचानक से कमरे में आई और थप्पड़ मारकर चली गई। ये सब हरीम शाह ने शोहरत और पैसों के लिए किया है। मुफ्ती प्लान तो था क्योंकि फुटेज बनाई जा रही थी। आयशा आपने देखा, यू नेवर नो उमर के उस वक्त क्या हुआ और किस तरह से। मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि बाकायदा तौर पर उस एंगल से वीडियो बनाई जा रही थी कि सिर्फ मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब का चेहरा नजर आ रहा था और जैसे ही थप्पड़ मारा तो कैमरा घुमा दिया गया था। मैं सिर्फ इतनी बात कर। फिर भी इसके बारे में श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये प्लान था या अनप्लान था। बहरहाल इस सारे वाक़े पे बात कर लेते हैं कि आखिर थप्पड़ की वजह क्या बनी। टिकटॉक स्टार हरीम शाह साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम साहिबा, बताइएगा कि आपने मुफ्ती कबीर साहब को थप्पड़ क्यों मारा, ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई? जी बिल्कुल, थप्पड़ मारे। मैं और मेरी कज़न जो थे उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी को एक शो में बुलाया था और वो हमारे शो के गेस्ट थे।
हमने उनकी खातर मदारत की और जैसे एक गेस्ट की होनी चाहिए और जैसे गेस्ट के साथ बिहेव करना चाहिए, लेकिन उनको इज्जत रास नहीं आई और जिसकी वजह से उन्होंने हमें हरेस किया और नाजेबा किस्म की गुफ्तगू की। और जब उन्होंने हमें हरेस किया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने थप्पड़ दे मारा। ठीक है हरीम शाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हरीम शाह से तो सुन लिया, आज अब्दुल कबीर साहब का मौका भी जान लेते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया जान करने के लिए। सर ये क्या वाक़या पेश आया और ऐसी क्या गुफ्तगू कर दी थी आपने जो हरीम शाह को नागवार गुजरी? जी, टीवी वालों ने मुझे कहा कि हमारा एक मॉर्निंग शो है, उसके लिए आप तशरीफ लेकर आए। जैसे ही मैं कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आई GTV की, उसके अंदर हरीम शाह भी थी और उसकी सेक्रेटरी आयशा भी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा आप हमारी गाड़ी में बैठे। मैं उनकी गाड़ी पे नहीं बैठा, मैं अपने दोस्त थे उनकी गाड़ी पे बैठा। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ खाना खा लें। मैंने पहले कहा कि पहले आप कलमा तैयबा करें, कलमा तैयबा पढ़ने के बाद मैं कलमे पर तो एतिमाद कर सकता हूँ, आप लोगों का जो माजी है उस पर मैं एतिमाद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी हम कलमा पढ़ते हैं। फिर हम जनाब गए, उन्होंने हम मुझे खाना खिलाया वहाँ शानदार शनवारी की दुकान उस पे रेस्टोरेंट पे। मुफ्ती साहब लेकिन ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना, इससे पहले भी आपकी वीडियोस आती रहती हैं, हर मरतबा आप स्कैंडल्स की जद में क्यों आ जाते हैं? मैंने खुश नसीब ने कहा कि मुफ्ती साहब आए, कमरे में बैठे और हमारे साथ बैठ के चाय पी लें। वहाँ मैनेजर साहब भी थे, उनके साथ एक और साथी भी थे। मैं वहाँ बैठा, ये चाय पी के अब मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था मैनेजर साहब के साथ। अचानक से ये एक मोहतरमा है जिसका नाम ऐशा है, ये सेक्रेटरी है हरीम शाह की, और पीछे मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो तस्वीर बना रही थी हरीम शाह। ये है सारी कारकर्दगी। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि कलमे पर मैंने एतिमाद किया, लेकिन सांप सांप है, मूजी मूजी है, तो उसकी असलियत होती है वो कलमे के बावजूद भी तब्दील नहीं होती। तो मुफ्ती साहब सवाल यही है कि आप बार बार एतबार क्यों कर लेते हैं? इनका मकसद कोई नागवार बात की नहीं होता। इनका मकसद होता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ आने वाली चूँकि हर तस्वीर और हर तरह की जनाब जो भी ऑडियो या वीडियो है वो चूँकि वायरल हो जाती है, तो इनका मकसद मैं समझता हूँ कि पैसा है, जिल्लत है और कुछ नहीं। चलें मुफ्ती साहब ये बता दें, आप कोई कार्रवाई करेंगे हरीम शाह के खिलाफ? मेरे कराची के, मेरे लाहौर के, मेरे इस्लामाबाद के, खास तौर पे पठान कौम इंतहाई मुश्किल है। मैं उनको कह रहा हूँ कि इनके मामला अल्लाह के सपोर्ट करो, लेकिन इसके बावजूद वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे हैं कि वो क्योंकि गए हुए थे वहाँ पर हरीम शाह की दावत पर किसी मॉर्निंग शो के लिए, और वो आराम से बैठे हुए थे और हरीम शाह और उनकी सेक्रेटरी आई और उनको थप्पड़ लगा के चले गई हैं। पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि उनके जो चाहने वाले उनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे। मेरे माइंड में तो एक ही बात आती है, वाक़तन बार बार एतबार क्यों कर लेते हैं मुफ्ती साहब? जब भी आपको बुलाया जाता है आप चले जाते हैं। अब आपकी टिकटॉक वीडियोस हरीम शाह के साथ क्यों मौजूद हैं, जिससे नज़र आता है कि आप लोगों की दोस्ती है, शायद आपकी जो कंपनी है वो आप शायद एक दूसरे की एंजॉय करते हैं। बहरहाल अब ये सारी सिचुएशन जो है वो सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि आगे ये दोनों पार्टियां जो हैं वो क्या करती हैं और कैसे कार्रवाई की जाती है एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची के एक पेंटर से। क्या किया उन्होंने, कौन सी दीवारें जो हैं वो पेंट की है, क्या उस पर पेंट किया है, एक ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक। और आखिर में हम बात करेंगे सफाई निस्फ ईमान है, और हम अपने गली मोहल्ले बाज़ार देखें तो महसूस होता है कि सबक हम अब भुला चुके हैं। लाहौर की आजकल की हम सूरत हाल जो कि डिस्कस कर रहे थे, लाहौर है, कराची है, कोई भी शहर है या कोई देहात है, हम मिनहसुल कौम सफाई सुथराई का ख्याल अब नहीं रखते और गली मोहल्ले की सफाई तो सिर्फ हुकूमत और इंतज़ामिया का फ़र्ज़ ही समझते हैं। बिल्कुल, और यही सोच है जिसकी वजह से हमारे गली मोहल्ले जो हैं उनकी हालत ज़ार जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। लेकिन कराची के इलाके नाज़माबाद की अगर हम बात करें तो कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने इस सोच के ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि अमली मैदान में निकल कर भी उसका मुजाहरा किया है। इन नौजवानों ने अपनी गली को कचरा कुंडी जो का मंजर पेश करती थी उसको साफ़ किया है और सड़क के अतराफ दीवारों पर दिलकश पेंटिंग्स जो है उन्होंने बनाई है और इस दीवार को वॉल ऑफ होप का नाम दिया गया। सऊद जो हैं वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, वही आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सऊद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वॉल ऑफ होप जो है ये है क्या और इसको ये नाम क्यों दिया गया है?
ये मेरे पीछे वॉल ऑफ होप है। इसको वॉल ऑफ होप नाम इसीलिए दिया गया है, ये एक मिसाल है कि कैसे कम्युनिटी के चंद लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इतना बड़ा चेंज ले आते हैं। तो ज़ाहिर है आप पेंटिंग कर रहे हैं, इस पर खासा खर्चा आता है, तो फंडिंग इसकी कहाँ से कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं और इस मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? अच्छा, इसकी फंडिंग अहले इलाका की तरफ से ही हुई है। हमारे चंद दोस्त हैं और सब मिल के इसी कॉज पे थे कि बुनियादी चीज़ है सफाई के लिए हमसे जो हो सकेगा करेंगे। और ये आज उसी का नतीजा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। 30 साल की पुरानी कचरा कुंडी आज ख़त्म हो चुकी है और ये यही पैगाम है आगे के जब कम्युनिटी मिल जाती है, आपस में लोग निकल आते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। पैगाम भी यही है कि जैसे घर को साफ़ करते हैं ऐसे ही अपने अहले इलाका को साफ़ करना है, अपने गली को मोहल्ले को साफ़ करना है पॉजिटिव ही में। सही है। अच्छा सऊद, बाकी कराची के लिए भी कोई इलाहा अमल है आपका या फिर आपका सिर्फ फोकस नाज़िमाबाद को ही साफ़ करने पे या उसको मॉडल बनाने पर है? नाज़िमाबाद को ही मॉडल बनाना चाहते हैं सबसे पहले, ताकि लोग नाज़िमाबाद को देखें और दीगर सोसाइटीज़ इसको अडॉप्ट करें। चंद लोग बहुत परेशान होते हैं, मायूस हो जाते हैं। मायूस नहीं होना, सिर्फ गली गली जितना कैपेसिटी में हो सके उतना साफ़ करना है। तो सऊद, ये तो बेहतरीन काम किया आपने और ये बताएगा कि सफाई के साथ साथ क्या दरख्त लगाने का भी कोई इरादा है, कोई ऐसी मुहिम भी आप चलाने जा रहे हैं? प्लांटेशन पे बहुत ज़ोर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले पानी का बंदोबस्त किया जाता है, जहाँ पानी का बंदोबस्त हो जाता है वहाँ पौधा लगा दिया जाता है। हमारे एरिया में 7 से 8 पार्क हैं, उस पार्कों को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त की जा रही है कि भाई इस पार्कों को बहाल किया जाए और उसमें पौधे हर लिहाज से हम ताउन करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सऊद, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव उन्होंने लिया है और डेफिनेटली इससे साबित होता है कि अगर आप सिर्फ सफाई की ही सूरत हाल को देख लिया, अपने घर को जैसे हम साफ़ रखते हैं तो अपने मुल्क को भी हमें साफ़ रखते हैं। अपने पूरे मुल्क को नहीं रख सकते तो अपनी गली को एटलीस्ट हम साफ़ रख सकते हैं और ये हम काम खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें इंतजामिया की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। गुस्सा मुझे उस वक्त आता है जब आप रोड पे जा रहे हैं, आपके आगे एक गाड़ी जा रही है, एकदम वहाँ से हाथ बाहर आएगा और जो भी उन्होंने खाया है, कोई चिप्स का पैकेट है या जो भी कचरा है, रोड पे फेंक के वो आगे चले जाएंगे। जब टोल टैक्स पर आप जाएंगे, वहाँ से आप पर्ची लेंगे तो वहाँ पर वो वर्ड समझते हैं उसको वहीं पर फेंक कर आगे जाना है। तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है, अपने मुल्क को साफ रखें अपने घर की तरह, जैसे अपने घर का ख्याल रखते हैं अपने गली मोहल्लों और बाज़ारों का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो बहरहाल आज के शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। कल एक मरतबा फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।